लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि प्रोग्राम करते हैं और सिर्फ शहर कराची तक महदूद रहते हैं, जैसे पूरा पाकिस्तान जो है वो शहर कराची में सिमटा हुआ है। भाई कोई शक नहीं कि लोग इसे मिनी पाकिस्तान कह देते हैं। इधर बहुत सारे कल्चर्स और सोसाइटीज़ के लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन जो है वो इस पूरे मुल्क की है। कराची तक खैबर बिजनेसेस ही बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ लगी हुई। तिजारत और सनत के शोबे के अंदर मैं कल देख रहा था एक नया प्रोपेगेंडा भी शुरू हुआ कि जी अफ़गानिस्तान को हम पता नहीं क्या अरबों डॉलर का ATT देते हैं। तो मैंने जहन में सोचा कि जो फ्रेट में नोटू कमाते हैं, आपको बता दूं इस मुल्क के रईस तरीन लोग जो है ना, उन्होंने ट्राले लिए हुए हैं और उनकी ट्रांसपोर्ट की कंपनियां भी चल रही हैं, और फ्रेट के बिज़नेस में जितना मुनाफा है ना, इतनी आपकी सोच भी नहीं। और डॉक्यूमेंटेशन उसमें क्या है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा। तो बात ये है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं इस मुल्क के अंदर जो कि सप्लाई करते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को। उनका कोई क्वांटम जज करने का कोई तरीका नहीं है, कोनो क्वांटिफिकेशन, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान हर चीज़ के अंदर रिसीविंग एंड पे है। पूरा मुल्क जो है हमारा, इट वर्क्स एज वन। तो हमें इस सिस्टम को समझना है। शहर जितने हैं उन सब की नुमाइंदगी प्रोग्राम रुपया पैसा पर होना ज़रूरी है। इसीलिए आज मैंने ख़ास तौर पर दो बहुत ही अहम मेहमानों को प्रोग्राम में मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अदील सिद्दीकी साहब, जो सदर हैं हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ये सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका एक बहुत अहम मुकाम भी है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कदीम सिंध का जो दारुल हुकूमत या दारुल खिलाफा था वो हैदराबाद था, और एक वक्त पर गोरा बहादुर के आने से पहले सिंध का सबसे बड़ा शहर भी था और आबादी के हिसाब से भी सबसे बड़ा था। ज़फ़र महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र महमूद साहब जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर के। लाहौर से चूँकि मेरी वाबस्तगी भी है और ख़ास एक मोहब्बत भी है, और मैं इसे अपना पहला घर मानता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा लाहौर से मेहमानों को ज़रूर लूँ। लाहौर जो है आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर था, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी, और इसके अलावा इट इज़ द इकोनॉमिक हब ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली इन द सेंस कि कराची के बाद इकोनॉमिक हब लाहौर तस्वुर किया जाता है। वहाँ पर बेशुमार ताजर सनतकार रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं और पूरे मुल्क में कारोबार करते हैं, और आजकल तो तिजारत और सनत के शोबे में ये लोग छाए हुए हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम करके इजाज़त मैं लूँगा कि सबसे पहले मैं जनाब अदील सिद्दीकी साहब को गुफ्तगू में शामिल करूँ जो कि हैदराबाद चैम्बर के सदर हैं। सर वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू अली भाई। अब अदील साहब, मसाइल में दोनों चीज़ों के रखूँगा आपके सामने, लेकिन सबसे पहले आगाज़ में मैं ये बात कर लूँ ताकि बाद में फिर हम पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करें। सर, हैदराबाद एक निगलेक्टेड शहर है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, एथनिसिटी कुछ भी हो, लेकिन वो हैदराबाद में बसे हुए हैं, कारोबार भी करते हैं, वेल्दी भी हैं, रिच भी हैं, लेकिन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेबिटेटेड है और कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। तिजारत और सनत कैसे बढ़ेगी एक ऐसे शहर में जहाँ पर मुख्तलिफ हुकूमतों की तवज्जो ना रही हो? मैं चाहूँगा मुख्तसरन आगाज़ में आप ये बयान कर दें, फिर हम पूरे मुल्क की मईशत के बारे में बात करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हैदराबाद को इतना काबिल समझा और इतनी इज़्ज़त दी कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया ताकि हम भी अपने मसाइल इस मीडिया के सामने रख सकें और आपसे बात कर सकें कि हैदराबाद को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है, क्या उसकी वजूहात हैं और हैदराबाद बेसिकली है क्या। हैदराबाद शहर के अंदर, जब आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहला टेक्सटाइल सिटी माना जाता था वो हैदराबाद शहर माना जाता था। इसी सनत की वजह से हैदराबाद की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से टेक्सटाइल भी बंद हो गई। फिर एक नाम हुआ बैंगल इंडस्ट्री का, जो पूरे एशिया के ख़त्ते के अंदर उसने नाम किया कि जी हैदराबाद की चूड़ियाँ, जिसको हम बैंगल इंडस्ट्री के नाम से बुलाते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर या पूरी दुनिया में मशहूर हुई। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आई कि जिसकी वजह से वो सनत भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती जा रही है। 7 लाख एम्प्लॉयमेंट उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती थी। नहीं, लेकिन चूड़ियाँ तो पाकिस्तानी बहुत पहनते।
नहीं देखें, चूड़ियाँ पाकिस्तानी पहनते ज़रूर हैं, लेकिन जितना उसको फ्लरिश करना चाहिए था। हमारे बाद बांग्लादेश आया और बांग्लादेश ने उसके अंदर हैदराबाद को क्या पूरे पाकिस्तान को पीछे छोड़ा उस इंडस्ट्री के हवाले से। तो मैं बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत को भी हमारे साथ बैठना था। एक शोबा आपको लगाना मुश्किल होता है, जब वो लग जाता है तो उसकी निगहदाश्त बहुत ज़्यादा कीमती हो जाती है ताकि आप इसको बढ़ा सकें, और पूरी दुनिया में आपके पास सप्लाई चेन बनती है उसकी वहाँ से। खैर वो भी एक मामला रह गया। फिर मोटरसाइकिल असेंबलिंग, पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हमारे हैदराबाद में हुआ करती थी। एक एक फैक्ट्री की पर डे कैपेसिटी जो है वो 700 मोटरसाइकिल्स हुआ करती थी, जो आज शायद महीने की प्रोडक्शन के वो हो गई हैं। पूरे महीने में एक मोटरसाइकिल, अब जो फैक्ट्री जो है वो 700 मोटरसाइकिल बना रही है। तो इतना 22% मार्कअप के ऊपर जो ना सूरत हाल बनती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। देखें, लेकिन हैदराबाद में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है। हैदराबाद बड़ा सेंटर है पूरे सिंध का, और वहाँ पे अगर सिंध के लोगों को फ्लॉरिश करना होता है, एजुकेशन लेनी होती है, तो वो पहले हैदराबाद लैंड करते हैं और उसके बाद वहाँ से सीख के फिर आगे जो ना जाते हैं दूसरे शहरों में। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि पिछले अदवार के अंदर कराची के कमिश्नर जो थे वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे चीफ सेक्रेटरी जो पिछले थे वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, और इस वक्त भी जो कराची के CPO हैं वो भी आज हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हैदराबाद ने बहुत बड़े नाम पैदा किए हैं। हैदराबाद ने इंडस्ट्री के अंदर भी ऐसा नाम पैदा किया जिसका पूरा एशिया में नाम बजा करता था, लेकिन क्योंकि कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से और हमारे हैदराबाद को सियासी तौर के ऊपर मैं कहता हूँ कि निगलेक्ट किया जा रहा है। तो उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके तवज्जुह से भी कि आपने बहुत अच्छी बात की कि हैदराबाद की बात की जाए। हैदराबाद एक इतना बड़ा शहर है कि इस टाइम के ऊपर भी, इतने बुरे हालात में भी वो 60 बिलियन रुपीस पाकिस्तान के FBI डिपार्टमेंट में जमा करा रहे हैं। मैं मानता हूं कि कराची के मुकाबले में ये ज़रूर कम होगा, लेकिन कराची इज़ मिनी पाकिस्तान सर। पर हैदराबाद का 60 बिलियन की वहाँ पे टैक्स जनरेशन आज भी हो रही है। लेकिन ये बड़ा अहम नुक्ता है। ज़फ़र महमूद साहब भी बड़ी बेताबी से सुन रहे हैं। आपका शहर तो निगलेक्टेड है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा शहर लाहौर निगलेक्टेड है। तो लेकिन यह कि ज़फ़र महमूद साहब, आपकी जानिब में आता हूँ। बात यह है कि ताजर सियासत के अंदर भी आपका एक बड़ा मुकाम है। आगे जाके मैंने सुना है कि और ज़्यादा अहम, जिसे आप कहते हैं, ओहदे के लिए आप कंटेस्ट भी करेंगे। लेकिन ज़फ़र महमूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे, थोड़ा मुल्की मईशत की तरफ आते हुए, कि इस वक्त बड़े बड़े चैलेंजेस मुल्क को दरपेश हैं। एक तरफ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इकनॉमिक एजेंडा और प्रोग्राम है जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने प्रेजेंट किया है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल में IMF की सख्त शराइत है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। लेकिन इसको सामने रखते हुए, डू यू थिंक वी विल बी एबल टू कोप एंड फेस द इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर? जी ज़फ़र महमूद साहब। जी बहुत शुक्रिया जी अली भाई, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो जी मैं इस बात पे रोशनी डालूंगा जो आपने कहा कि जो एजेंडा है चीफ साहब का, स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, उस हवाले से फिर उनको इसमें एंटर होना पड़ा, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक अनारकी थी कि जी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है फिर उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसकी तरजीहात बदल जाती हैं, और वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट नहीं रहता उनको। तो उन्होंने जब गारंटी की कि जी हमें गारंटी चाहिए, तो फिर वो चीफ साहब को इन्वॉल्व उन्होंने किया, तो चीफ साहब को इसमें उनकी डिमांड पे आना पड़ा। तो बाज़ हल्कों में ये है कि जी चीफ साहब ने इस पर कुछ खुद से किया है। तो ये एक डिमांड थी उन मुल्कों की जो अब ट्रस्ट नहीं करते हमारे पॉलिटिशियन के ऊपर, जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो पिछले मुशर्रफ साहब के बाद जो 15 साल से अप्रॉक्सीमेटली हुकूमतें चल रही हैं हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स, तो उनकी वो लेवल आ गया कि फिर फोर्सेस को इंटरनेशनल डिमांड के ऊपर इन्वॉल्व होना पड़ा। उस पर उन्होंने हमें ब्रीफिंग्स भी दी, बड़ी कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग्स हमें हुई, जिसमें उनका बड़ा होमवर्क हमने देखा। स्पेशल जो फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी तरफ से जो उनमें फोर्सेस की एक टीम लगी हुई है, तो उसमें कुछ फ्लॉज थे, हमने उनको फिर हाईलाइट भी किया जिसके ऊपर अब काम हो रहा है। मगर मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि वो एक स्पेशल फैसिलिटेशन है 5 सब्जेक्ट के ऊपर,
जो 5 सेक्टर हैं सिर्फ उनके ऊपर, और वो सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए है जिस पे वो काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान की इकॉनमी को ज़रूरत थी, जो कि पिछले दिनों में इस्टेब्लिश हो गया था एक सिस्टम के, डॉलर का कंट्रोल नहीं रहा, डॉलर बाहर जाना शुरू हो गया, और स्पेशली स्मगलिंग और फिर दूसरी कमोडिटी की स्मगलिंग्स, और जिससे पाकिस्तान की जो कैलकुलेशंस थी, जो हमारी कमोडिटी की हमारी डिमांड और सप्लाई का कोई हिसाब नहीं रह रहा था। तो वैसे भी हमारी R&D इतनी नहीं है कि एक ही साल में हम गंदम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, फिर शुगर एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, तो R&D डिपार्टमेंट तो वैसे ही काम नहीं करता। तो फिर बॉर्डर्स के ऊपर भी उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली एक्शन लिया, और ये एक बहाल की एक इकॉनमी का एक जो लोकल बिजनेसमैन था उसका भी ट्रस्ट बहाल हुआ। तो अब भी एक डेफिसिशन है, और डेफिसिट क्या है कि जी जो लोकल बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहा है, उसको अभी कॉन्फिडेंस की जरूरत देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर है उसको फैसिलिटेट उस लेवल पे नहीं किया जा रहा, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, या उसके ऊपर कोई उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं किया जा रहा जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर लेके ना जाए और अपनी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो यहाँ पे जारी रख सके। फिर कुछ 18वीं तरमीम के बाद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स थे जो सूबों को मुंतकिल हो गए, और वहाँ पे सूबे अब डिफरेंट पॉलिसीज बना रहे हैं। एक सूबा एक चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाता है कि ये इंपोर्ट नहीं हो सकती, दूसरा सूबा उसके ऊपर जो है ना वो खोल के रखता है कि ये इंपोर्ट हो सकती है। कोऑर्डिनेशन की भी क्लोज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और बड़ी अच्छी बात की ज़फ़र महमूद साहब ने वजाहत के साथ हमें बताया SIFC के मुतालिक, क्योंकि बहुत सारे ताजिर सनतकार प्रोग्राम के ऊपर तशरीफ़ लाए, लेकिन उन्होंने वजाहत के साथ बताया नहीं, उनकी 5 एरियाज़ को भी बताया, उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क के अंदर कमोडिटीज़ की जो एक सिस्टम के अंदर इम्परफेक्शंस थी उनको दूर करने के बारे में बात की। असल में नाज़रीन बात यह है कि CPEC की वजह से पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया। पूरे मीडिया के ऊपर कोई नर का बच्चा, कोई मर्द का बच्चा तैयार नहीं था कि ये बात कर सके कि CPEC मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा देगा, लेकिन मैंने डे 1 से यही बात की। और CPEC बहैसियत मंसूबे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी वो मुल्क की मईशत के लिए मुनासिब नहीं थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि उसका फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट पे बेस्ड नहीं था, उसका फाउंडेशन लोन्स पे बेस्ड था, जिसकी वजह से मुल्क में बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, हमारी मईशत का भट्टा बैठ गया, जो हमारे बैरूनी कर्जाजात थे उनमें इजाफा हो गया। हमने कुछ ऐसे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, वो अलहदा बात है, पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची, समुद्रों से ज़्यादा गहरी। यार ये दुनिया तो ऐसी है कि भाई भाई का नहीं है, आजकल तो बेटा बाप का नहीं है, सच में आपको बता रहा हूँ। तो दी होल थिंग इज़ दैट के भैया आगे आपको खुद पता होगा क्या बात है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि एक अच्छी चीज़ है कि जो मौजूदा क़यादत है, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए मुल्क के लिए एक नया एजेंडा, एक नया प्रोग्राम पेश किया। अब जाहिर बात है चीन का भी और पाकिस्तान का भी CPEC पर से तो भरोसा हट गया। तो बात यह कि वो चीज़ तो तभी ख़त्म हो गई थी 2019 के अंदर, जब आपको पता होगा कि इंडिया घुस आया था और इंडिया ने आकर टीन के डब्बे फेंके थे यहाँ पर पाकिस्तान में आके। फिर वो अभी गंदन का जहाज़ हमने गिरा दिया था, वो गंद करने आया था। तो उसके बाद से चीज़ें चेंज हो गई ड्रामेटिकली। अब जो नया CPEC का चेहरा है उसके बारे में बात करते हैं, या जो भी अब नई मईशत का चेहरा बनेगा। और इसमें बड़ा पिविटल रोल ज़ाहिर बात है आदिल सिद्दीकी साहब शहर हैदराबाद का भी होगा, पूरे पाकिस्तान का होगा। असल में चाइना भी अब गवादर के अंदर कोई इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। हम बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ़र नहीं कर सके, कोई काम ज़्यादा बना नहीं, दुकान हमारी चली नहीं, वो रियल एस्टेट हमने बेच दी, पूरा मुल्क जो है ब्रोकर बना हुआ था एक दौर के अंदर। अब नया फोकस है कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पर, उसके बाद हैदराबाद सखर मोटरवे पर, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपको पता होगा कि सखर मुल्तान बन चुकी है, विच इज़ ए सक्सेस। एंड सब्सिक्वेंटली आपको पता होगा मुल्तान लाहौर तो काफ़ी अरसे से बना हुआ है, which is like and so on so forth. Punjab is very well connected. The moment you enter into Punjab and you see the highway network, you will be impressed. सिंध का नेटवर्क बेड़ा गर्क है, मैं आपको बताऊं। 3 हाईवेज हैं, किसी काम की नहीं मेरे नज़दीक। मेहरान हाईवे पे आप जाओ, मेरे ख्याल से वो मेहरान हाईवे कम है, वो मतलब ये कि साइड लेन वाला उसका हाल है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो वेदर यू एंडोर्स दैट। हमने सुपर हाईवे को मोटरवे बना दिया, इसकी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। और तीसरा आपको पता है कि इंडस हाईवे के बारे में मैं पहले भी प्रोग्राम में कहता हूँ, हाईवे टू नोवेयर, जैसे इंग्लिश फिल्मों में आता था। तो बेहतर यह कि कंसोलिडेट करें। क्या आपको लगता है कि ये फ्यूचर है? इज़ M9 द फ्यूचर? इज़ हैदराबाद सखर द फ्यूचर? क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की बिज़नेस के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो आपका कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है, कि आपका सिटी टू सिटी कोऑर्डिनेशन कैसा हो।
हम यहाँ से कराची से हैदराबाद जब ट्रैवल करते हैं तो अक्सर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ कि कराची से हैदराबाद तो बहुत दूर है, लेकिन हैदराबाद से कराची करीब है। हालांकि डिस्टेंस 180 किलोमीटर दोनों का आना जाना है। होता क्या है कि देखें, कराची के अंदर जिस तरह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात हैं, या जो एक बड़ा शहर है वहाँ पे आप ट्रैवल आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब आप हैदराबाद की बात करते हैं तो आप उसको सिंध से हटा के इंटीरियर सिंध जोड़ देते हैं। तो बात ये है जनाब, मेरा तो सीधा सीधा किस्सा ये है कि जो मोटरवे सुपर हाईवे से रेनोवेट करके आपने इसको मोटरवे बना दिया है, वो तो बिल्कुल एक नाकामी का मंजर शो कर रहा है। 340 रुपये आपने टोल रखा है उसका। बात ये है कि उस पर डेवलपमेंट कब हुई है? 4 या 5 साल हो गए हैं उस पर हमारी गाड़ी दौड़ रही है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट वाला जो लेन है वो देखें तो मैं बताता हूँ आपको कि कम से कम कुछ नहीं तो 1-1 फुट की 12-12 इंच की लेयर्स जो ना उसमें बन चुकी हुई हैं, कर्व्स बन चुके हैं। तो ये तो मोटरवे नहीं हुआ। और फिर जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपका जो लोडर है, जो पोर्ट से लेके पूरा थ्रू कंट्री आपको क्रॉस करना है उसको, तो उसका क्या, किस तरह से वो ट्रैवल होगा आपके साथ, सेफली होगा? क्योंकि जब ये ट्रक गिरते हैं तो लाजमी सी बात है जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी होता है। तो देखिए, इन चीज़ों को बड़ा सेफ करना होगा। अगर आपने कराची की मईशत को, अगर आपने मुल्क की मईशत को संभालना है तो इन मोटरवेज़ को आपने जितना जल्दी हो सकता है डेवलप करें, ताकि हमारे शहर वेल कनेक्टेड हों, वेल जॉइंट हो। और हमारे हैदराबाद शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो अच्छा अस्पताल भी कोई नहीं हुए वहाँ तो हमें मरीज़ों को भी इमरजेंसी की सूरत में आपके कराची यहाँ पे लाना पड़ता है और इलाज कराना पड़ता है। तो सूरत हाल रोडों की बेतहाशा ख़राब है। इंडस्ट्रियलिस्ट बार बार ये बात कहता है कि भाई हमें हमारा हिस्सा दिया जाए। फिर थ्रू आउट आपको हाउसिंग स्कीम्स नज़र आएंगी। अभी शहर का एक दस्तूर रहा हमारे कराची का कि हम उसको वर्टिकली लेके चले गए, हालांकि हॉरिजॉन्टली हमें बढ़ना था, शहर को फैलाना था, ना कि हम शहर को फ्लोर वाइज ऊपर चलते चले जाएं। हाई राइज ठीक है, एक पर्टिकुलर आप जगह बना दें जहाँ पे आप हाई राइज अलाउ करें, लेकिन जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, अब लाहौर अगर मैं जाता हूँ मैं इतना इम्प्रेस होता हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट से निकलता हूँ मुझे यकीन करें यूरोप का समा नज़र आता है, और कभी कभार तो दिल करता है कि वापस ही नहीं जाओ सिंध, यही काम कर लो। तो बात ये कि इतना भी तफरीक नहीं होना चाहिए। अब लीडरशिप का फ़र्क है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, क्या है गॉड नोज बेटर, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब सिमत हमारी ठीक है। चलें, इसी बात पर फिर हम यूरोप चलते हैं। यूरोप में हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र महमूद साहब। आपको कह दिया इन्होंने कि लाहौर, वाकई में लाहौर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बट इट्स ऑलवेज बिन अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी टू बी वेरी ट्रू। एंड उसका कुछ रोल जो है वो लाहौरीज़ को भी जाता है और कुछ रोल जो है वो एक्सटेंसिव रेंज और रावी को भी जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली यू मे बी अवेयर दैट इवन रावी हैज़ गॉन ड्राई, which shouldn't have happened, but nonetheless it's so। ज़फ़र महमूद साहब, आपकी जानिब आते हुए एक और अहम नुक्ता आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आप बड़े एहसन तरीके से कौमी मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं। इशू हमारा एक बहुत बड़ा ये है कि हमने अपने लिए अब एक एक्सपोर्ट टारगेट रखना है और एक टैक्स टारगेट रखना है। अनफॉर्चुनेटली हमने दोनों जो हैं अनरियलिस्टिक रखे। टैक्स टारगेट आप मुझे चाह रहे हैं कि मैं दूँ, जबकि आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि GDP ग्रोथ रेट हमारा बहुत कम रहेगा, और सेकेंडली एक्सपोर्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब इंटरनेशनल रिसेशन भी आ चुकी है और साथ साथ हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी हैं। तो क्या कहते हैं आप, ये दोनों जो अहदाफ हैं ये मीट कर पाएंगे हम या नहीं? सर, GDP तो आपको शायद नेगेटिव में चला जाए, जो ग्रोथ तो कोई उस तरह नहीं होगी, लेकिन मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूं कि बेसिकली हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 15 साल आई हैं और सबसे वर्स्ट दौर पिछले 5 साल रहा है, किसी के पास ना तो कोई इकनॉमिक एजेंडा है और ना ही कोई इकनॉमिक टीम है। ये बड़ी वाज़े बात मैं कर रहा हूँ। ये जो आपने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, ये 18वीं तरमीम का शाखसाना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो आपको डिफ्रेंशिएट क्रिएट हुआ हुआ नज़र आ रहा है सूबों के अंदर। ये मोटरवे है वो तो बहुत ज़रूरी है और बड़ी जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि दूसरे सूबों से कनेक्टिविटी है और पोर्ट भी है उसमें, तो उसकी बड़ी अहम ज़रूरत है। वो तो शायद फेडरल गवर्नमेंट और जल्द बन जाएगी। बाकी लोकल सिस्टम है आपका, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसे ही रहना है, उसके ऊपर मैं नहीं कमेंट कर सकता कोई। टैक्सेशन का जहाँ तक इशू है, तो 2011 में अगर आप देखें तो 1500 अरब का बजट जो टारगेट किया गया था टैक्सेशन का, और इस साल 9200 अरब का है।
और 2011 का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें और आबादी देख लें, कोई इतनी डबल नहीं हो गई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, ना फैसिलिटीज इतनी बिजनेस कम्युनिटी को या पाकिस्तान के अवाम को मिल गई है कि आपको 9,200 के बजट के ऊपर जाना पड़े। ये करप्शन है जिसने इस मुल्क को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। आज 14,460 अरब का जो इन्होंने बजट पेश किया हुआ है, उसमें से 7,303 अरब तो सिर्फ हमने इंटरेस्ट पे करना है इंटरनेशनली। जो 127 बिलियन हमारे पास कर्जा है IMF का, और टोटल कर्जा अप्रोक्सीमेटली 200 बिलियन से ज्यादा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमी के लिए, वो बहुत ही गंभीर, वो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। आपकी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट तो इस वक्त पिछले 15 साल से लेके आज तक जीरो नजर आ रही है। और उसमें यह है कि जी आपका पर कैपिटा जो रिसीट्स है इसके फॉरेन एक्सचेंज की, वो तकरीबन $150-200 है, और आपकी जो एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा वो तकरीबन $500+ है। तो आप इस डिफरेंस को मिनते करके IMF से मांग के, इधर उधर से मांग के पूरा नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप रिड्यूस कर सकते हैं अपनी इंपोर्ट को, क्योंकि इंपोर्ट के ऊपर आपने 40% से ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रखी हुई, और मासवाए कारों के, जबकि ड्यूटी किसी 20 साल पहले 100% हुआ करती थी। तो ये एक प्लानिंग के तहत इसमें कुछ जो माफियाज हैं उन्होंने इस मुल्क को ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रखी है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हैं। पिछले 5 साल से आप देखें कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, लोगों को आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 32 से नीचे आते होते 27 पे, और 27 से नीचे अब पिछले 3 सालों का अगर आप मुआवजा करें तो अब 20 पे भी आती हुई मुझे नजर नहीं आती है। तो उसमें और इंपोर्ट आप देख लें कि जी आपकी 80 बिलियन से 57 पे आ गई, और 57 से आगे आ जानी है। तो जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहा है, जो पिछले साल $27 बिलियन था और 27 ही अप्रोक्सीमेटली की थी, तो $52 बिलियन टोटल हमारी जो रेमिटेंस थी, और 57 बिलियन की हमने सिर्फ एक्सपोर्ट की। उसके अलावा IPPs जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है, जो जुल्म है इस कौम के ऊपर सबसे बड़ा, वो उसके अगेंस्ट पैसा बाहर जा रहा है। जो आपके पैसे बाहर जा रहे हैं वो सारे अगर डालें तो आपकी तकरीबन एक जितनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 40% इसके अलावा भी बाहर जाता है लीगली, और इलीगली भी पैसा बाहर जाता है। आपको पता है जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है आपने इंपोर्ट का, उसमें इलीगल पैसा, ग्रे रूट से बहुत पैसा बाहर जा रहा है। अब बात यह है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इस वक्त एजेंडा के ऊपर ग्रीन पाकिस्तान भी है, जिसके माने ये है कि एग्रीकल्चर के जरिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज किया जाए। अब बात यह है अदील सिद्दीकी साहब, अगर हम एग्रीकल्चर के ज़रिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक लैंडस्केप को चेंज करते हैं तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि हमें सरप्लस की तरफ जाना पड़ेगा। सरप्लस के माने ये हैं कि नॉट ओनली लोकल कंजम्पशन बट एक्सपोर्ट्स। तो अभी तो हम लोकल कंजम्पशन के ऊपर फंसे हुए हैं। आप हैरान होंगे कि इस मुल्क की स्टेपल डाइट जो है वो लोग कहते हैं दाल चावल है, वो कुछ लोग कहते हैं आलू गोश्त। मेरा नहीं ख्याल, कुछ लोगों को तो पूरा साल गोश्त नसीब नहीं होता सिवाय बकरीद के। तो बात ये कि ये दालें भी जो हैं ये दूसरे ममालिक से आती। तो अब जस्ट लेट मी नो कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ सच सिंपल थिंग्स एज पल्सेस एंड लेंटल्स। तो और चीज़ों के बारे में तो हम बाद में जाएंगे। सेकंड मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की प्राइमरी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट तो हमारी फॉसल फ्यूल्स हैं, यानी एनर्जी है। लेकिन सेकंड में आप कह सकते हैं बिगेस्ट, क्योंकि इसमें इन्वॉइसिंग का बहुत बड़ा मामला है, लेकिन एडिबल ऑयल भी लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा चंक है, इफ नॉट सेकंड। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी देखिए अली भाई, हमारी पुराने वक्तों के अंदर तो मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती रही है। देखें, एक दफ़ा थुल का मुकाम है सिंध, इंटीरियर सिंध के साथ, इंटीरियर सिंध में, और वहाँ पे हमने कोई 10 लाख मेट्रिक टन की पल्सेस की क्रॉप ली थी। वहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ था वो 10 लाख मेट्रिक टन हुआ था। हमारे पाकिस्तान की जो कंजप्शन रही है वो 3 से 4 लाख मेट्रिक टन के करीब रही है। हम यकीन करें, हमारे जो पल्सेस के एक्सपोर्टर्स हैं या जो इंपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्टर्स पे तकरीबन कन्वर्ट होने जा रहे थे, और ये 600 टन 600 मतलब 6 लाख टन जो हमने एक्सपोर्ट करनी थी पाकिस्तान से, वो हम नहीं कर सके, क्योंकि हमें जनाब एक्सपोर्ट का लाइसेंस नहीं दिया गया कि आप दाल बाहर नहीं बेच सकते। ये तो गरीब की भाई, हम समझा के थक गए कि ये 4 लाख टन की हमारी खपत है, बाकी जो इजाफी है वो एक्सपोर्ट कर दो, रखे क्या फ़ायदा। खैर नहीं मानी गई। आखिर में सूरत हाल क्या बनती है जी? आखिर में सूरत हाल, जो हमारे पास रेट था पल्सेस का, वो रेट ड्रॉप हो गया क्योंकि एक्सेस क्रॉप हो गई, और उसके बाद फिर ग्रोवर ने पल्स लगाना ही छोड़ दी, दाल लगाना छोड़ दी। देखें, बताने का मकसद इस किस्से को ये है कि हमारी पॉलिसीज़ जब तक ठीक नहीं होती ना, जब तक हम ग्रो नहीं कर सकते, फ्लरिश नहीं कर सकते। हमें एग्रीकल्चर है एक सेक्टर ऐसा है जो गो ग्रीन हमारा पाकिस्तान चल रहा है, हमारा एजेंडा चल रहा है इस टाइम पे। हम एग्रीकल्चर के थ्रू अपने हमारे नंबर्स, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत बढ़ा सकते हैं किसी भी तरह से। टेक्नोलॉजी के आप देख लें, बांग्लादेश इंडिया ले रहा है जनाब
100 मन के करीब राइस पर एकड़ की ईल्ड हमारे पास 30 से 40 आ रही है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? जी जी। हम शुगर केन की बात करते हैं, शुगर केन हमारे पास 1800 मन आता है जी पर एकड़ का, वहाँ जो है इंडिया में वो 2500 मन 3000 मन के करीब ईल्ड आ रही है। तो जब तक हमने अपनी चीज़ों को डबल नहीं कर देना है, मेरे भाई जफ़र भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि हमारी फिगर्स देखी जाएं एक्सपोर्ट की, तो हम तो वहीं पे स्टेगनेंट है जो 2018 में थी और आज 2023 गुजर रहा है। 27 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की हमने। अगर हम ये नंबर्स ही डबल कर देते, अपनी एग्रीकल्चर बढ़ा लेते और उसको एक्सपोर्ट कर देते, तो आज हम शायद बहुत अच्छे नंबर्स पे खड़े हुए होते। दूसरी बात, हमारा एडिबल ऑयल का सेक्टर, सर ये भी डुएबल है, ऐसा नहीं कि नहीं डुएबल है। ये बदीन वाली बेल्ट हमारी और बाकी जो सेक्टर गुलारची, अब सजावल, ठट्टा, ये बेल्ट इतना रिच है ऑयल सीड के हवाले से कि ये तकरीबन हमारा इंपोर्ट बिल जो है साल का वो 4-4.5 बिलियन डॉलर के करीब बनता है एडिबल ऑयल का। अगर ये प्रॉपर्ली हुकूमत यहाँ पे तवज्जो दे के सनफ्लावर, कैनोला, रेप सीड, मस्टर्ड सीड्स, ऑयल सीड्स प्रोड्यूस कर दे इस बेल्ट के अंदर, तो तब भी जाके हम ये 4-5 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सेस एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या? बहुत अच्छी बात करी हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ ने, जो भी मौजूदा हैं केयर टेकर यूनुस दागा साहब ने। उन्होंने कहा जी पहले अदवारों के अंदर स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लूप में नहीं लिया, लेकिन अब जो पॉलिसी मेकिंग है ये बड़ी अच्छी हो रही है और इससे हमारा फीडबैक लिया जा रहा है, ये एडवाइसेस भी हम कर रहे हैं। चीज़ें मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस डार्क सर्किल से निकल आएगा और पाकिस्तान दोबारा से उन्हीं फिगर्स के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा जिन फिगर्स पे वो था। इतना बुरा भी नहीं है। 2018 में रिजर्व जो हमारे थे आज उससे कुछ ही थोड़े कम पड़े हुए हैं, उसमें 17 थे, तो आज हमारे पास 13.5 बिलियन डॉलर हैं। बढ़ने चाहिए थे लेकिन लाजमी सी बात है कम है और बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह आगे, अगर हम अपनी मेहनतें करेंगे और नेक नियत रखेंगे। जफ़र भाई ने कहा करप्शन, नो डाउट ऑन इट, ये करप्शन ही है जो इस हुकूमत को लेकर डूब रही है या इस मुल्क को लेकर डूब रही है। करप्शन ख़त्म कर दें, यह मुल्क अपनी डगर पे चलेगा। ये बातें तो खैर बड़ी अहम आपने की हैं। अब यहाँ पर एक और नुक्ते की जानिब भी मैं लेकर आता हूँ ज़फ़र महमूद साहब को। ज़फ़र महमूद साहब, बात ये कि एक तरफ है मेन स्ट्रीम मीडिया, एक तरफ है एक फ़र्ज़ी दुनिया जो आजकल हमने क्रिएट की हुई है अपने इर्द गिर्द। उसमें आपको पता है कि लोग ये कहते हैं कि हामिद खानज़ादा क्या कह रहा है और कामरान बादामी क्या कह रहा है, आप इशारे मेरे खुद ही समझ जाएँ। अब ये एक फ़र्ज़ी दुनिया है। रियलिस्टिक दुनिया ये है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड आपको मैसेज दे चुकी है कि भाई 60 दिन रह गए ना तुहाडे कोल, इसके बाद आप कराओ जी इलेक्शन। अगर आपने नहीं कराए ना इलेक्शन तो उसके बाद फिर IMF फिर वही करेगी जो माजी में करती रही है। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शन तो हम करवा देंगे, 60 दिन में नहीं कराएंगे, 90 दिन में करा देंगे, 120 दिन में करा देंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी ना, यकीन करें उस गवर्नमेंट के पास कोई भी टीम नहीं है। आई डोंट नो कौन आएगा, बाकी जानता हर कोई है कि कौन आएगा, लेकिन नाम मैं नहीं लेता। अगर इलेक्शन हो जाते तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि उनके पास किसी के पास भी कोई टीम नहीं है। सारे वेटरन खिलाड़ी, बूढ़े बूढ़े खिलाड़ी सबके पास हैं। तो आप मुझे बताएं ये टीम कहां से आएगी? वी डोंट हैव अ टीम, वी डोंट हैव अ प्लान, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर। क्या कहते हैं आप? अली भाई, एक तो बड़ी अच्छी आपने बात की है। पहले मैं एक इसी कंटिन्यूटी में बताऊं कि जी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो कि पिक एंड चूज पे होती है तो अच्छे लोग आएंगे, मगर उसमें मैं समझता हूं कि जी उस तरह की प्लानिंग पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं आए हैं। वो चूंकि वो समझते हैं कि हम थोड़े पीरियड के लिए, तो उनको जल्दी होती है अपने ज़ाती काम कराने की और वो अपने ज़ाती एजेंडे को लेकर चलते हैं। ऐसे लोग बड़े कम हैं इस मुल्क में जो मुल्क और कौम के एजेंडे को लेकर चलें। लीडरशिप का फुकतान है। 76 सालों में कायद-ए-आज़म के बाद कोई माई का लाल लीडर पैदा नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि इसने इस मुल्क के लिए काम किया और इस मुल्क को चलाया। इस मुल्क का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हुआ जब आपने नेशनलाइजेशन की और दूसरा आपने जुल्म किया IPPs लगा के, जो टर्निंग पॉइंट थे आपकी मुल्क की इकोनॉमी को तबाह करने के। ये दो काम जो हुए हैं, सुकूत डाका को मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि उसके क्या मुहरकात थे, उसके क्या हमें इफेक्ट हुआ है, मगर कोई भी हुकूमत आ जाए वो आप कहते हैं कि उनके पास टीम नहीं है। मैं कहता हूं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके पास बेहतरीन करप्शन टीम है। सब करप्शन के लिए इतने बेहतरीन उनके पास खिलाड़ी हैं कि आपको पता भी नहीं चलने देते वो कहां कहां करप्शन कर जाते हैं। आपकी पॉकेट पे, मेरी पॉकेट पे और इस मुल्क की पॉकेट पर, इस मुल्क को कहां कहां कंप्रोमाइज करते हैं। आपकी सोच है। मुल्क के लिए काम करने वाली टीम वाकई नहीं है।
कोई इकोनॉमिक टीम वाकई नहीं है। इस मुल्क में सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो कड़ा एहतसाब होना चाहिए कि हर वो शख्स जो करप्शन में इन्वॉल्व है उसको हुकूमत में आने का कोई हक नहीं है, उसको उससे पूरा हिसाब लिया जाए कि उसने इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया है उसका उस कौम को हिसाब दे। दूसरा जो मैं कहता हूं कि इस मुल्क में अगर आपने चलना है तो 4-5 चीजें आप कर लें। आप 5 साल अगर आपको बेहतरीन टीम मिल जाए तो आप 200 अरब का कर्जा भी उतार सकते हैं। अगर 2 चीजों का फोकस कर लेना, आप एक्सपोर्ट को, R&D, उसमें सबसे पहला जो काम है वो R&D है कि रिसर्च बेस्ड वर्क हो कि इस मुल्क में अगर गन्ना आपने लगाना है और वो गन्ने की अगर शुगर हमने यहाँ पे 150 रुपए में खरीदनी है तो हम 70 रुपए में बाहर से इंपोर्ट कर लें, गन्ना बंद कर दें। आप टेक्सटाइल को प्रमोट करें और आप कॉटन लगाएं। आपकी पॉलिसी और प्लानिंग होनी चाहिए कि यील्ड पर एकड़ किस तरह बढ़ानी है और कौन से बीज आपने कौन से सीड लगाने हैं। और पाकिस्तान में 22% GDP का इस वक्त आपका एग्रीकल्चर है, 22%, और उसका जो टैक्स में पार्टिसिपेशन है वो 1 से 1.5% है। और आपकी जो इंडस्ट्री है वो 19% से अब रिड्यूस होकर 16-17% रह गई है और टैक्स में उसकी जो पार्टिसिपेशन थी वो 72% से अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो फिर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो बिजनेस कम्युनिटी दे रही है। आज मुल्क के अंदर 9,200 अरब का अगर आपने टारगेट रखा हुआ है तो 10,000 अरब की करप्शन है। आपके पास 14,000 मुलाजम FBR में, आपको जरूरत है 7,000 बंदों की, बाकी 7,000 बंदे तो सिर्फ करप्शन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ऊपर तक जाते हैं जो। तो आपको सबसे पहले R&D करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, नहीं क्या तो आपको प्रोडक्शन बंदा चाहिए, दिया था ना हमने कितनी इदारा आपको ठीक कौन सी करने चीज के चाहिए इस मुल्क लिए। में, क्या एक्सपोर्ट होगा क्या इंपोर्ट होगा। आपको हमने एक बंदा दिया था इदारा ठीक करने के लिए, तो आपने उसे 50-50 हजार रुपए की रसीदें पकड़ने पे लगा दिया। उसने कहा मैं रिफॉर्म लाऊंगा, यकीन करें इधर ही प्रोग्राम में बैठकर। आजकल बच्चों की सालगिरहों पे जाके बता रहे हैं मईशत कैसे ठीक होती है। आपको पता होगा, नाम नहीं ले रहा मैं, वो फिर मुझसे नाराज हो जाते हैं कि प्रोग्राम में मेरा जिक्र। मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी का। सर दूसरी जो चीज है वो प्राइस और क्वालिटी है। इस मुल्क में प्राइस का कंट्रोल नहीं है। लोग 300-500% प्रॉफिट में भी काम कर रहे हैं। ग्वाल मंडी में जाके मैं लोगों से नहीं, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपने बताया कि ये इतनी स्ट्रेंथ है, आप मुझे बताएं इतनी स्ट्रेंथ को मैं लगाऊं कि वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जाके पकड़ें या ग्वाल मंडी में जाकर जो है पथारे वालों से पूछे हो तुम्हारा 50,000 रुपए की रसीद है तुम्हारे पास के नहीं है। सर आप मुझे बताएं ये किस काम पे आपने लगा दिया था इस मुल्क को? 2.5 साल आपने 2 साल इस काम में लगाई रखा, रसीदें तलाश करते फिर रहे हैं। क्या कहते भाई आपके प्रोग्राम में टाइम चूंकि थोड़ा है, हम इस गहराई में जाने के बजाय मैं वो 3-4 चीजें कर दूं। एक सबसे अहम चीज मैं जो बताना चाहता हूं, पानी, बिजली, गैस और पेट्रोल ये नेसेसिटीज हैं लाइफ में, और ये हुकूमत के पास होनी चाहिए। इसको प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क के अंदर हर चीज प्राइवेटाइज है। आपको आने वाले 2024 में आपको 100 रुपए का यूनिट आपको पड़ना है बिजली का, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो आप ये चीजें 13-13 सेंट में, 5-5 सेंट का जो एग्रीमेंट करना था वो अपने किक बैक्स के चक्कर में 13-13 सेंट में एग्रीमेंट आपको 15 साल में आपको बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। नहीं, बट दिस इज इन क्लैश विद व्हाट शी इज सेइंग। वो शी नहीं शी इज सेइंग, वो समझ हैं आप। उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है and SOEs are a burden on this country. Many businessmen have agreed in that meeting that in principle privatization should take place. आप कह रहे हैं ये 3 सेक्टर्स नहीं, वो तो कह रहे हैं ये सारे सेक्टर करें। करना चाह रहे हैं ना सर आप प्राइवेटाइज जो करना चाह रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी में डिस्कोस हैं बिजली के सारे। 20 यूनिट है जो इस प्राइवेटाइजेशन की लाइन में है, उसमें डिस्कोस हैं। मास वाए आपके कराची के अंदर, जो सिंध के अंदर स्टील मिल रहा है, उसके अलावा किसी वो भी उसपे मैं कहता हूं उसको भी चलाया जा सकता है। मलक साहब जो थे, अपना जनरल कयूम मलक साहब ने उसको चलाया और उसको प्रॉफिट में भी लेके आए, तो उसको भी चलाया जा सकता है। वो मैं नहीं समझता हूं कि उसको प्राइवेटाइज करना चाहिए। अगर आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और वो सिर्फ करप्शन की बुनियाद पे कर रहे हैं, इस मुल्क में जितनी फाइलें खुलती हैं, जो काम होते हैं वो करप्शन की बुनियाद पे होते हैं। काम पॉजिटिवली और मुल्क के लिए जो फाइलें हैं वो खुलती नहीं है। तो अब आप इसमें देखें कि सबसे अगर ये करप्शन वाली चीज एजेंडे पे रख दी ना, वैल्यू एडिशन के ऊपर जाना चाहिए। 600 सर करप्शन वाली चीज अगर आपने सामने रख दी तो मसला ये होगा कि अंदर वाला बाहर नहीं आ सकेगा, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकेगा। आप खुद समझ जाए मेरी बातों को। बात ये कि सर ये वाली बात अभी कोई कर ही नहीं रहा, करप्शन पे कोई बात करना नहीं चाह रहा। जबकि आपको मैं बता दूं कि जो हल्के हैं हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे, जो कि अभी बरसर इक़्तिदार हैं, वो चाहते हैं करप्शन के अगेंस्ट एक मुफस्सिल ऑपरेशन हो बाकायदा कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनको एप्रीहेंड किया जाए, रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल फोर्सेस कहती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की वजह से करप्शन के मामलात को सामने ना लाया जाए। मेरी ख्वाहिश तो ये थी। जफर महमूद साहब बड़ी पुरजोश गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब अली भाई 2 किस्म के जी
अब अपनी बात मुकम्मल, जुमला मुकम्मल कर लें आप बस में। करप्शन है, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी करप्शन है। इस मुल्क ये में बहुत आम नुक्ता आ गया, डिसऑनेस्टी ये बहुत आम नुक्ता आ ज्यादा गया। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि गुफ्तगू जारी रहती, आदिल सिद्दीकी साहब के साथ भी और जफर महमूद साहब के साथ। वादा करता हूं दोनों मेहमानों से कि आगे आने वाले महीने के अंदर या फोर्टनाइट के अंदर दोबारा से मदऊ करूंगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं हैदराबाद के जिनको डिस्कस करना है और बहुत सारे ऐसे और इकोनॉमी के इश्यूज हैं जो कि चैलेंजेस हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।